नमस्कार दोस्तों, मैं विशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इसी एनर्जी लेवल के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का अपना अगला लेक्चर, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कंपनी के शासन के बारे में, ताज के शासन के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में देखा था और अच्छे तरीके से डीपली डिस्कशन हुआ था। बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था आप लोगों का। आज की क्लास में हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन हुआ कैसे, क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, फाइनली डिसीजन क्या निकल कर के आया, संविधान सभा का फ़ायदा क्या मिला हम लोगों को। इन सब चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जब आप जाते हो तो आप बैक में तो आप देखते क्या हो कि संविधान सभा की गठन की मांग अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने की, तो 1934 में 1934 में संविधान सभा की गठन का सबसे पहला जो मांग था वो 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार की थी कि अपनी एक खुद की संविधान सभा होगी और वो संविधान सभा जो है वो अपने स्वतंत्र भारत के लिए अपना खुद का एक नियम कानून बनाएगी, सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स को बनाएगी और बनाने की कोशिश करेगी। तो पहली बार अगर पूछा जाएगा कि पहली मांग किसने उठाई थी, तो वो उठाई थी 1934 में एम.एन. रॉय ने। आगे जब चलोगे 1935 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूरे तरीके से इसकी मांग जो है वो बड़ी जोरों शोरों से आने लगी कि 1935 में, 1934 में तो एम.एन. रॉय ने की थी, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने जो है ये संविधान सभा की मांग को बहुत तेज कर दिया। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो 1938 में, तो जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर जिसको माना जाता है कि किसने रखा, तो रख दिया, मांग जो थी वो बढ़ा दी किसने, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। कि जवाहरलाल नेहरू ने सीधे कह दिया कि भारत की, स्वतंत्र भारत की अपनी एक खुद की संविधान सभा होगी, खुद का एक अपना सेट ऑफ रूल्स होगा, अपना एक खुद का संविधान होगा। और उसको बनाने के लिए यानी संविधान सभा को बनाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान देना होगा। कौन सी दो चीज़ें थी? तो पहली चीज़ उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम ध्यान देंगे वयस्क मताधिकार का, यानी हम देखेंगे कि जो सीनियर लोग हैं यानी 18+ लोग हैं, जो आज का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो वयस्क मताधिकार। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा, यानी कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दो चीज़ें नेहरू साहब ने की। अगस्त प्रस्ताव इसी को कहा जाता है कि वयस्क मताधिकार को शामिल किया जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा वयस्क मताधिकार शामिल किया जाए, और बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल इसके अंदर अलाउड नहीं होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई। अब जब आप आगे चलते हो तो यही चीज़ 1940 में स्वीकार कर ली गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेबल हो गई। यानी कि नेहरू की जो डिमांड थी, नेहरू जी की जो डिमांड थी, वो डिमांड आपके 1940 में ब्रिटिशर्स ने स्वीकार कर ली। यानी उन्होंने सीधे कह दिया कि भैया तुम अपना संविधान सभा का गठन करो और अपने हिसाब से करो। यहाँ जो लाइन रखी गई कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से करो। आप अपनी रियासतों को और अपने ब्रिटिश भारत के अंदर जो भी लोग हैं उनको तुम निर्वाचित करो और निर्वाचित करके ले आओ। तो जब ये मांग जो थी वो नेहरू जी की मान ली गई, तो यहीं से संविधान सभा के गठन का शुरुआत होता है। कि संविधान सभा के गठन की शुरुआत की अगर आप बात करोगे तो शुरुआत कहाँ से होती है? फिर से याद दिला रहा हूँ कि पहली चर्चा हुई थी एम.एन. रॉय की तरफ से, दूसरी डिमांड उठी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर, फिर उसके बाद नेहरू जी ने अगस्त प्रस्ताव रख दिया कि वयस्क मताधिकार का पालन किया जाएगा और बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसकी इस मांग को 1940 के अंदर स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद से संविधान सभा की बात हुई। तो अगर बात किया जाए संविधान सभा की, तो संविधान सभा की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले नाम आता है गठन का, कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो ये होता है आपका नवंबर 1946 में।
1946 में जब एकदम सीन बनने लगा कि अब भारत जो है वो ब्रिटिशर्स पूरे तरीके से छोड़ देंगे, या ब्रिटिशर्स जो है वो स्वतंत्र भारत जो है वो हमारे हाथ में दे देंगे, हमारी खुद की एक अस्थाई या अस्थाई सरकार बनेगी, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो गठन हमारा होता है नवंबर 1946 में संविधान सभा का। यहाँ पर सदस्य की बात अगर किया जाए, सदस्य संख्या की अगर बात किया जाए, तो टोटल सदस्य संख्या जो थी वो रखी गई 389 और इस 389 को 389 को रख दिया गया दो पार्ट में। पहला कौन सा पार्ट? तो पहला पार्ट था आपका ब्रिटिश भारत। ये वो भारत था कि जो ब्रिटिशर्स के अधीन था, यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल जो था वो डायरेक्ट काम करता था, यानी कि जो ताज का शासन था जहाँ पर डायरेक्ट परफॉर्म कर रहा था, उसको इन्होंने नाम दे दिया ब्रिटिश भारत का। और दूसरा जो नाम दिया गया वो नाम दे दिया गया देसी रियासतों का। देसी रियासत लिख देने का मतलब ये है रहा है कि यहाँ पर भी ब्रिटिश शासन होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश शासन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, यानी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ब्रिटिश डायरेक्ट वहाँ पर नहीं होगा, उसको नाम दिया गया देसी रियासत का। इनकी अगर बात किया जाए 389 और देशी रियासतों की बात किया जाए तो इनको बांटा गया कैसे? तो इनको सीट दी गई 296 सीट दे दी गई निर्वाचन के लिए, किसको? तो ब्रिटिश भारत को। और देसी रियासत की अगर बात किया जाए तो देसी रियासत को सीट दे दी गई 93, यानी इस तरीके से जोड़ा गया 296 ब्रिटिश भारत का और 93 देसी रियासत का। इसमें भी ध्यान दिया गया कि 292 सीट तो डायरेक्ट रहेगी, लेकिन 4 सीट जो है वो मुख्य आयुक्त के अधीन होगी, यानी कि चीफ कमिश्नरी को दे दी गई डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि सदस्य संख्या, जब संविधान सभा का गठन होता है नवंबर 1946 में, तो सदस्य संख्या बनाई जाती है 389, ब्रिटिश भारत में 296, यानी कि 292 प्लस 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी को दे दी गई, और देसी रियासतों को दे दी गई 93। देसी रियासतें फिर से मैं बता दिया कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस में काम कर रहे थे, उनको देसी रियासत का नाम दे दिया गया था। तो ये तो आपका हो गया संविधान सभा का गठन। अब पहली बार अगर बात करते हैं कि पहली बार जो चुनाव होते हैं, पहली बार जब ये चुनाव होते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है, यानी कि संविधान सभा का गठन होते समय जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव का अगर बात किया जाए तो उस चुनाव का परिणाम अगर देख लिया जाए, चुनाव परिणाम, तो टोटल कितनी सीटें थी? तो टोटल अगर बात किया जाए तो 2 सीट फिर से कह रहा हूं कि पहली चीज ब्रिटिश भारत और दूसरी थी देसी रियासत। ये 2 जगहों की अगर बात किया जाए कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासत की अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश भारत की सीट थी 296 और देसी रियासतों की सीट जो थी वो थी आपकी 93। यही थी 296 और 93, ये 2 तरीके की सीटें थी। इनकी अगर बात किया जाए तो 296 में जो मेन रोल था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि ब्रिटिश भारत में जो 296 सीटें दी गई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी निकल करके आई थी वो निकल करके आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और वो मेजॉरिटी थी कितनी? तो वो थी आपकी 208, यानी कि टोटल 208 लोग जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीत करके आए थे। ये तो हो गई आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि मेजॉरिटी पहले चुनाव में किसको मिली थी, तो वो मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटों पर। आगे जब आप बात करोगे तो मुस्लिम लीग भी था, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिल गई। और साथ में अगर अदर की बात किया जाए कि जो कुछ और पार्टियां थी, जनतांत्रिक पार्टी थी या तमाम इस तरीके की छोटी मोटी पार्टियां या अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे, उनको अगर मिला दिया जाए तो उनको 15 सीटें मिली थी। देसी रियासतों की अगर बात किया जाए तो देसी रियासतों को आप कह सकते हो कि देसी रियासतों की सीटें जो थी वो भर ही नहीं पाई थी। क्यों नहीं भर पाई थी? क्योंकि देसी रियासतें अभी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान पे ही डिस्कशन कर रही थी कि अगर इनको अलग होना है तो किधर जाना है, भारत की तरफ जाना है, पाकिस्तान की तरफ जाना। नतीजा कि ये अपना पूरे तरीके से निर्वाचन नहीं कर पाए थे। निर्वाचन के लिए जो पद्धति का प्रयोग किया गया वो जनसंख्या के हिसाब से किया गया, कि पूरी जो 10 लाख, जैसे कई लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि सर आप ये बता दो कि 389 ही क्यों, यानी 389 सीट ही क्यों? तो जब आप उस समय का समय देखोगे तो लगभग हमारे पास जो जनसंख्या थी वो 39 करोड़ के आसपास थी।
यानी हमारी जनसंख्या जो थी उस समय, भारतीय जनसंख्या जो थी सबको मिला करके वो 39 से 40 करोड़ के बीच में थी। और हमको प्रतिनिधित्व कितना देना था, तो 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव हमको देना था। यानी एक हमको निर्वाचन के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हमको बनाना था। तो जब आप देखोगे तो नियर अबाउट यही डेटा निकल करके आएगा कि 389 सीट क्यों निकल करके आई। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब अब आगे चलते हैं तो ये चुन करके तो आ गए। अब जब चुन करके आ गए तो सीधा सा मतलब है संविधान सभा का गठन हो गया, चुनाव हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। तो अब बैठकों का दौर चलेगा। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि बैठकों के बारे में तो टोटल 11 बैठकें हुई थी, जिसमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे पहले तो पहली बैठक, इसकी चर्चा होगी। पहली बैठक की चर्चा क्यों होगी, क्योंकि पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो इसके अंदर केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। यानी चुन करके जो सदस्य आए थे उसमें से केवल 211 सदस्यों से, यानी कि एक संख्या हमारे सामने रखी गई 389, लेकिन सदस्य कितने आ रहे हैं, तो केवल 211। क्यों आ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण था मुस्लिम लीग का बहिष्कार, कि मुस्लिम लीग ने इस पूरे संविधान सभा को पूरे तरीके से बहिष्कार कर दिया और इस संविधान सभा में जाने को वो तैयार हुई ही नहीं। एक स्टेटमेंट आता है विंस्टन चर्चिल का कि इस वाले पॉइंट पर, यानी कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार पर विंस्टन चर्चिल ने मजा लेते हुए भारत का एक स्टेटमेंट दिया था कि ये कैसी संविधान सभा है या कैसी शादी है जहां पर दुल्हन ही गायब है। यानी कि पूरा का पूरा विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक तरफा कह दिया कि मुस्लिम लीग का न बैठना मतलब कि पूरे के पूरे शादी में दुल्हन का ही न होना, यानी एक ऐसा विवाह समारोह जहां पर दुल्हन ही उपस्थित नहीं है। इस तरीके की संज्ञा दे दी किसने, तो विंस्टन चर्चिल। कभी कभी ये स्टेटमेंट पूछ देता है तो इसलिए दिमाग में बैठा करके रखिएगा। दूसरी चीज आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर देखा गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से क्यों सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया, तो ये दिमाग में रखिएगा कि फ्रांस में उस समय एक नियम चलता था कि जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वही अध्यक्ष होगा। यानी कि जब तक निर्वाचन नहीं किया जा सकता है तो वरिष्ठतम सदस्य जो होगा वही कामकाज भी देखेगा। तो ये किससे हमने अडॉप्ट किया था, तो ये हमने अडॉप्ट किया था फ्रांस से। यानी कि फ्रांस के नियम से हमने अडॉप्ट किया कि जो सीनियर मोस्ट है वही आपका अस्थायी अध्यक्ष बनेगा। और सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे सीनियर मोस्ट थे, इसी वजह से सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में अध्यक्ष बना दिया गया। महिलाओं की अगर बात किया जाए तो कुल 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया था, कि कुल 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम महिला, तो मुस्लिम महिला केवल एक थी। मुस्लिम महिला केवल और केवल एक थी। कौन थी, तो ये भी आप जान लीजिए, बेगम अय्याज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा की बैठक में शामिल हुई थी, बेगम अय्याज रसूल। फिर से याद दिला रहा हूं कि प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कारण बता दिया उसके पीछे कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि एक इस प्रकार का विवाह समारोह जहां पर दुल्हन ही पूरे तरीके से गायब है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते। 15 महिलाएं थी कुल, जिसमें से मुस्लिम महिला के तौर पर केवल एक मुस्लिम महिला ने भाग लिया था और वो थी आपकी बेगम अय्याज रसूल। तो ये तो हो गई घटना कब की, तो पहली घटना हो गई 9 दिसंबर की। अब अगर आगे चलते हैं तो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। यानी संविधान सभा की टोटल 11 बैठकें हुई। पहली बैठक हो गई आपकी 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक जो हुई वो हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। अब 11 दिसंबर 1946 को अगर इसकी बैठक की बात किया जाता है तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और उस दूसरी बैठक में सबसे बड़ा डिसीजन क्या होता है कि इसके अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अध्यक्ष किसको बनाया गया,
तो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि उपाध्यक्षों के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 उपाध्यक्षों का चयन हुआ था, 2 उपाध्यक्षों का निर्वाचन हुआ था। पहला क्या था, तो पहले थे आपके HC मुखर्जी, कि HC मुखर्जी जो हैं वो पहले उपाध्यक्ष थे, और दूसरे थे VT कृष्ण मूर्ति। यानी 2 उपाध्यक्षों का। दूसरी जो विधानसभा पहली संविधान सभा में क्या हुआ कि जो वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जब अगली बैठक जैसे ही होती है तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है और 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है आपका HC मुखर्जी को और दूसरा बनाया जाता है VT कृष्णामाचारी को। तो VT कृष्णामाचारी और HC मुखर्जी 2 उपाध्यक्ष हुए थे। कब की घटना है ये दूसरी बैठक यानी 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक जब होती है तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, इसका जो सबसे मेन जो काम था वो ये था कि पंडित नेहरू ने इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करवाया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव लाए। यानी उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा, तो पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया। कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और चौथी बैठक में ले आया गया, तो तीसरी बैठक में ले आया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में एक चीज़ और लिखी जाती है, प्रस्तावना का आधार, यानी वर्तमान में जो प्रस्तावना हमारे सामने है उस प्रस्तावना का जो बेस माना जाता है, जो आधार माना जाता है, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है जो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को लाए थे। तो ये मेन बैठकें आपकी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11, तीसरी आपकी 13 दिसंबर। अब अगर अन्य कामों को बात किया जाए कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो अन्य कार्य पर आते हैं। संविधान सभा के जो मेन कार्य थे, तो मेन कार्यों में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कब की, तो 24 जनवरी 1950 जो अंतिम बैठक मानी जाती है। और ये भी दिमाग में रखिएगा कि अगर 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक को भी अगर आप काउंट करते हो तो कुल बैठकें 12 हो जाएंगी, क्योंकि इसके पहले 11 बैठक हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 की अगर आप बात करते हो तो 3-4 चीज़ें बड़ी काम की हुई थी। सबसे पहली चीज़ कि इसी दिन राष्ट्रीय गीत, इसी दिन राष्ट्रीय गान, इसी दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी दिन हस्ताक्षर, यानी कि संविधान सभा पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो भी कहा जाता है कि अंतिम बैठक में ही हुए थे। और ये भी दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे कहा जाता है कि हस्ताक्षर जो था वो 284 लोगों ने किया था। उसमें भी बता देता हूँ कि 284 लोगों में पहला हस्ताक्षर जो किया था वो किया था नेहरू जी ने, यानी प्रधानमंत्री, और अंतिम हस्ताक्षर जो हुआ था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यह हस्ताक्षर, यानी कि राष्ट्रीय गीत भी उसी दिन, कब की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी, राष्ट्रीय गान भी, राष्ट्रपति भी और हस्ताक्षर भी। और साथ साथ ये भी दिमाग में रखिएगा कि संविधान को बनने में टोटल समय कितना लगा था, ये सबको पता होगा संभवतः, 2 साल 11 माह और 18 दिन, ये टोटल समय लगा था संविधान को बनने में। दूसरी चीज़ कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो इस बैठक में नहीं था। राष्ट्रीय ध्वज हमारा पहले ही डिसाइड हो गया था, और वो कब डिसाइड हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लगते हैं। उसके अलावा 60 देशों के संविधान का
अवलोकन किया गया, यानी कि 60 देशों के संविधान जो है वो देखे गए कि 60 देशों के संविधानों को देखा गया कि इनको मिला करके हमारा किस तरीके से संविधान होगा, यानी कि सबको पढ़ा गया, सबको समझा गया। और साथ ही साथ खर्च अगर पूछा जाए तो संविधान को बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए, यानी टोटल खर्च अगर देखा जाए तो 64 लाख रुपए का खर्च आया आपके संविधान के निर्माण में। ये संविधान सभा की बेसिक चीज़ें और तमाम इन सब तरीकों की चीज़ों पर बात कर लिया हूँ। यह अन्य कार्य थे और तमाम बैठकें थी, इनके ऊपर अगर बात किया जाए। अब जब संविधान हमारा अपनाया गया, जब संविधान की अंतिम बैठक हो गई और 26 जनवरी 1949 को जब हमारा संविधान पूरे तरीके से बन करके तैयार हो गया, तो उस समय हमारे संविधान में सबसे पहली चीज़ क्या थी, तो वही उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना के तौर पर था। साथ में ये भी ध्यान देना है कि कितने, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये 3 चीज़ हमारी अवेलेबल थी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमारा अडॉप्ट किया गया, यानी कि जो फाइनली हमारे सामने रखा गया, उसमें 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ये 3 चीज़ें सम्मिलित थी। अब एक प्रश्न पूछ दिया जाता है समितियों से कि कितनी समितियां थी या तमाम इस तरीके की। तो पहले तो हम लोगों ने संविधान सभा की मांग की बात कर ली, फिर संविधान सभा के बैठकों की बात कर ली, कितना समय लगा, कितना खर्च आया, कौन कौन से देशों से चर्चा हुई, कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब अगर बात किया जाए समिति की, तो अगर समिति की बात किया जाए कि संविधान सभा के लिए कितनी समिति थी, तो मुख्य रूप से 8 बड़ी समितियां थी। और ये दिमाग में रखिएगा कि 13 + 5 छोटी समितियां थी। हालांकि छोटी समितियों की संख्या कभी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी बड़ी समितियों का नाम और उसके अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 8 बड़ी मुख्य समितियां थी और साथ साथ 13 और 5 छोटी समितियां थी। आते हैं कुछ समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसका काम क्या था? तो इसका काम आप कह सकते हो कि संघ शक्ति समिति जो थी वो एक सेंट्रलाइज तरीके की कमेटी थी जो सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करती थी। और इसका मुखिया किसको बनाया गया था? तो बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। दूसरा नाम आता है संघीय संविधान समिति की एक समिति बनी जो संघीय संविधान की, यानी एक ऐसा संविधान होगा जो एडॉप्टेबल बाय ऑल होगा। इसके भी अध्यक्ष बनाए गए कौन? जवाहरलाल नेहरू। सेम उसी तरीके से प्रांतीय स्तर पर एक समिति बनी जिसका नाम था प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो पूछा गया प्रश्न है प्रारूप समिति, तो सबको पता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक माना जाता है, कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको माना जाता है, वो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये डॉक्टर BR अंबेडकर। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक समिति हमारे यहाँ पर आती है प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5 समितियां ये हो गई। फिर उसके बाद एक समिति आती है जिसको बोला जाता है राज्यों के लिए समिति, यानी कि राज्यों के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन हुआ जिसको नाम दिया गया राज्यों के लिए समिति। उसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू राज्यों के लिए भी थे। 6वीं कमेटी थी ये। 7वीं पे जब आप आओगे तो 7वीं थी आपकी संचालन समिति। संचालन समिति भी एक समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक नाम आता है मौलिक अधिकार
ये 8वीं कमेटी थी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, इन सब मामलों की जो समिति थी, इसके 2 अध्यक्ष थे, वो थे आपके सरदार पटेल। यानी आप देख रहे हो कि जितनी भी बड़ी कमेटियां, 3 ही 4 नाम आ रहे हैं। एक नाम तो बिल्कुल अलग है जो सबसे ज़्यादा पूछा भी गया है, प्रारूप समिति, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब आप देख रहे हो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, 3 जगह पे जवाहरलाल नेहरू आ गए। कहाँ कहाँ? तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। 2 जगहों पर आ गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ कहाँ? तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। और 2 जगहों पे आ गए प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय विषमता आदि जो समिति बनी थी वो सरदार पटेल। अब इसके नीचे 5 उप समितियाँ थीं, तो उनको हमने यहाँ पर काउंट किया छोटी छोटी समितियों में, और 13 और छोटी समितियाँ थी, उसको काउंट कर लिया, तो 18 छोटी समितियाँ थी जिनसे क्वेश्चन बहुत न्यूनतम पूछे गए हैं। तो ये आपकी मेन को याद रखना है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कौन? तो सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक समिति तो सरदार पटेल। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्मल सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, कहीं कहीं पर चर्चा उठती है कि संविधान में कुछ कमियां भी थी, और कमियां होंगी तो उसकी आलोचना भी होगी। तो आलोचना भी हुई। अब आलोचनाओं में क्या क्या चीज़ें थी, तो आलोचना में कुछ चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पर कि संविधान की जब आलोचना हुई तो उसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो एक नाम निकल कर के आता है कि ये जो संविधान सभा थी वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी मतलब, तो यहाँ कहने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो था वो पूरे तरीके से नहीं था, क्योंकि देशी रियासतों को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। एक चीज़ तो ये निकल करके आई, और दूसरी चीज़ निकल करके आई कि कहीं कहीं पर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, उसके बावजूद भी संविधान सभा की बैठक कंटिन्यू चलती रही। तो इसलिए इसके बारे में कहा गया कि ये आपकी प्रतिनिधि निकाय नहीं है। दूसरा कहा गया कि यहाँ पर संप्रभुता का अभाव है, यानी कि ये संप्रभु नहीं है, यानी कि सबको लेकर के संप्रभु चलने वाली नहीं है। तीसरी चीज़ कही गई कि ये समय की बर्बादी, इसको अपवहन समिति भी कहीं कहीं पर कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पर समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई। क्योंकि कुछ लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका ने अपना संविधान 4 महीने में बना दिया और हमको 2 साल 3 साल के लगभग में समय लग गई, इतनी बैठकें हुई, 64 लाख रुपए खर्चे हुए और तमाम इस तरीके से। तो एक कमी ये भी मानी जाती है कि समय की बर्बादी। चौथा पॉइंट कहा गया कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सदस्य जो थे वो चुन करके आए थे किससे? कांग्रेस से। दूसरी चीज़ कि मुस्लिम लीग के भी सदस्य जो जीतते थे वो कांग्रेस के बैनर तले ही जीत जाते थे। देशी रियासतों के लोग भी कांग्रेस के समर्थन से ही जीतते थे। तो कहा गया कि कांग्रेस का प्रभुत्व यहाँ ज़्यादा है। पांचवा पॉइंट कहा गया कि यहाँ पर वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है, क्योंकि इस पूरे उसमें वकील और राजनीतिज्ञ ज़्यादा थे। और कहा जाता है कि यही कारण भी है कि संविधान की जो हमारी भाषा है वो थोड़ी सी कठिन है। संविधान की कठिन भाषा होने के पीछे भी तर्क यही दिया जाता है, क्योंकि ये भाषा लिखने वाले कौन थे? तो वकील और नेता। तो वकील और नेता जब भी भाषा का प्रयोग किए तो वहाँ पर भाषा कठिन हो गई। और अगली बात कही गई कि यहाँ पर हिंदुओं का भी प्रभुत्व है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा, तो हिंदुओं का प्रभुत्व का भी आरोप लगा। तो ये संविधान की, और लॉर्ड विस्काउंट एक नाम आता है, तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि ये हिंदुओं का निकाय है। तो लॉर्ड विस्काउंट का ये स्टेटमेंट क्या था कि ये हिंदुओं का निकाय है। तो ये सारी आलोचना थी। फिर से बता रहा हूँ कि इसको कहा गया कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। दूसरा कहा गया कि संप्रभुता का अभाव है। तीसरा कहा कि ये समय की बर्बादी है। चौथा कहा गया कि कांग्रेस का प्रभुत्व है। पांचवा कहा गया कि वकील और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है। और छठवां कहा गया कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व है। और हमने बता दिया कि लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि ये हिंदुओं का निकाय है। तो ये संविधान सभा के बारे में बेसिक इन्फो जो आपके सामने मुझे देनी थी, मैंने आपके सामने रख दी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो घूम फिर करके इतनी दूर से ही आते हैं। अब किसी भी किताब से एक बार आप जब रिवीजन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो
अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है, यानी किसी तरीके का चार्ज मैं नहीं ले रहा हूँ। तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास आपका। आपको सफलता के दरवाजे तक पहुँचाने का प्रयास मेरा, लेकिन मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास और आशीर्वाद आप बनाए रखेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे पूरे वीडियोस को देखते रहिए, हमारा साथ आप दीजिए, हम आपका साथ देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।